आज के शो में मुतनाज़ा तकरीर पर मुकदमे गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या निहाल हाशमी का यू टर्न। अब बयान देने की जरूरत नहीं है, बात खुद के सामने आ गई, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। हुसैन नवाज तस्वीर मामला क्या बिल्ली थैले से बाहर। उसका इस्तीफा लिया गया तो कहा गया ये साजिश है, ये ड्रामा है। अब अगर उसने इस्तीफा अपना खुद अपनी मर्जी से वापस ले लिया तो कहा जाता है ये साजिश है। इदारों में तसादुम का ख्वाहा कौन। पनामा GIT 15 रोजा इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। इंक्वायरीज का मौसम है, तहकीकात का मौसम इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पनामा पर एक GIT, फिर उस GIT की व्हाट्सएप कॉल का मामला कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि कैसे हुई, फिर एक तस्वीर का मामला सामने आया और अब GIT उसकी तहकीकात करेगी कि तस्वीर किस तरह लीक हुई, और फिर इसी तरह निहाल हाशमी साहब एक तकरीर करते हैं, उसके बाद फौरी तौर पर PMLN एक्शन लेती है उनके खिलाफ। एक नहीं 3 एक्शंस होते हैं, सेनेट से फारिग होते हैं, अपना जो ओहदा होता है सूबे सिंध में वो खोते हैं, मेंबरशिप खोते हैं, शो कॉज नोटिस इशू होता है, लेकिन फिर उसके बाद इस्तीफा वापस ले लेते हैं आज के दिन। और इस्तीफा वापस लेने के बाद ये कहते हैं अपने खत में कि इट्स नाउ नेसेसिटी इट्स इमीडिएट विड्रॉल एज इट वाज कंप्लीटली इट्स अंडर स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर। स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में मुझसे वो इस्तीफा लिया गया था। निहाल हाशमी साहब इस खत में जो सेनेट में जमा कराते हैं आज वो ये लिख देते हैं। तो अब इस पर एक तहकीकात के नून लीग की 5 रुकनी कमेटी वो ये तहकीकात करेगी कि एथिक्स कमेटी के नाम से कोई कमेटी जिसकी सरबराही राजा जफरुल हक साहब करेंगे, कोऑर्डिनेटर उसके होंगे जिसके अंदर जफरुल्लाह खान साहब होंगे, नुज़रत सादिक साहिबा होंगी, खुद आसिफ किरमानी साहब जिन्होंने आज कहा है कि निहाल हाशमी साहब को लगता है किसी और सियासी जमात ने गोद ले लिया, वो भी होंगे। तो ये सब मिलकर इसकी तहकीकात करेंगे कि निहाल हाशमी साहब ने दोबारा बयान किया। तो तहकीकात का मौसम इस पर चल रहा है। सियासी जमातें क्या कहती हैं, मौक़िफ़ क्या है उनका, हुक्मरान जमात, अपोजिशन, सबका जानते हैं। प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे, कुछ अहम मामला दीगर उन पर भी आएंगे। मेरे साथ जनाब मलिक अहमद खान साहब नून लीग के रहनुमा हैं, पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं, ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। अखुज़ादा चटान साहब इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर। कराची स्टूडियोज में फिरदौस नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर हैं, सीनियर रहनुमा मरकजी कराची में ज्वाइन कर रहे हैं। और आसिया इसाक साहिबा पाक सज़मीन पार्टी से कराची स्टूडियोज में साथ मेरे मौजूद हैं। तमाम मोहतरम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मलिक अहमद खान साहब, ये स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर इसको किस तरह निहाल हाशमी साहब ने कहा है, तो क्या आपकी पार्टी ने उन्हें स्ट्रेस दिया था कि वो इस्तीफा दें, मुस्ताफी हो जाएं? वॉज ही अंडर स्ट्रेस? आप लोगों ने कोई स्ट्रेस डाला था उनके ऊपर जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इस्तीफा दिया, जो उन्होंने आज खत में लिखा है अपने सेनेट को? नहीं, देखिए, निहाल हाशमी साहब का मामला जो है इसको आप इसको 3 हिस्सों में इस बात को तकसीम कर लें कि एक तो उनकी जो पहली स्पीच है जी, वो स्पीच के साथ ये तासुर उभरा और साथ ही एक मीडिया पे एक शोर उठा कि शायद ये कोई एक सोची समझी साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट को मलाइन करने के लिए कोई एक कोई मनसूबाबंदी के साथ काम किया गया। तो उस पर जो पार्टी का रिएक्शन था वो बड़ा नेचुरल था। जो तीनों इक़दामात उठाए जा सकते थे कि उनकी पार्टी की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल की गई, वो पार्टी के प्लेटफॉर्म से सेनेट के रुकन थे, उनसे सेनेट की सीट से इस्तीफ़ा मांगा गया क्योंकि उनके बयान को समझा गया कि ये एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। इवन दो कि एक बड़ी गालिब राय ये भी थी कि ये इनका एक इमोशनल आउटबर्स्ट है जी, और जो उन्होंने ये बात कही है ये किसी चीज़ के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं बनता कि उनकी किसी के साथ कोई मुशावरत हो। तो पार्टी ने अपना कंडक्ट शो किया। अब अगर निहाल हाशमी साहब उस इस्तीफ़े की बात पे कहते हैं कि मैंने शदीद ज़हनी दबाव के अंदर वो आके इस्तीफ़ा दिया, तो ये इसके ऊपर एक इंज़बाती कमेटी कायम कर दी गई है जो इस पूरे मामले की इंक्वायरी करेगी और निहाल हाशमी साहब के पूरे इस कंडक्ट को कि जो पहले उन्होंने किन सर्कमस्टांसिस के अंदर इस्तीफ़ा दिया, जो उन्होंने बयान दिया, वो उन्होंने बयान जो दिया था उसकी पूरी टेप की उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका मैटर है उसको देखा जाएगा। लेकिन अबव ऑल मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने आपसे सवाल जो पूछा था, देखिए ये जो आपने ये तो मुझे बताया कि जो आपकी पार्टी करेगी, सर वो कहते हैं स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर था जब सेनेट्स का उनको इस्तीफा उन्होंने जमा कराया, हालांकि उन्होंने खुद हैंड राइटिंग में इस्तीफा जमा कराया। वो किस स्ट्रेस में थे मलिक अहमद खान साहब? कैन यू एक्सप्लेन दिस कि आपकी पार्टी ने कोई स्ट्रेस डाला था उनके ऊपर, अंडर प्रेशर थे वो, कि किस स्ट्रेस की बात कर रहे हैं इस खत्म के निहाल हाशमी साहब?
अच्छा सुफियान, देखिए मेरी क्योंकि मेरी अपनी आवाज़ काफ़ी रिबाउंड होकर मेरी तरफ आ रही है और मुझे आपकी बात समझने में भी कोई दिक्कत पैदा हो रही है। अच्छा। मैं आपका सवाल समझ सका हूँ वो उस अच्छा, मलिक साहब की आवाज़ का इशू निहाल है। हाशमी साहब का ये सर मैं आवाज़ रिकनेक्ट करते हैं आपके साथ इतनी देर में कि कनेक्शन रीस्टैब्लिश करते हैं। मलिक अहमद खान साहब से रब्ता फिरदौस नकवी साहब से मैं जानना चाहूँगा। फिरदौस नकवी साहब, अभी पूरा बताया, नून लीग ने तो सर सारे कुछ किया, यानी तीन एक्शंस जो फौरी तौर पे लेने थे वो लिए, और आज निहाल हाशमी साहब ने इस्तीफा वापस ले लिया। आप कराची के सदर रहे, निहाल हाशमी साहब से आपका कराची में वास्ता पड़ता रहा होगा। नकवी साहब, क्या आपको लगता है कि ही वाज डूइंग इट ऑल अलोन या फिर उनके पीछे कोई साजिश थी? क्या था आज उन्होंने जो इस्तीफा वापस लिया वो क्या है आपकी नजर में नकवी साहब, पीटीआई की नजर में? जी, मेरी नज़र में पहली चीज़ तो ये कि निहाल हाशमी साहब एक लॉयलिस्ट हैं पीएमएलएन के, और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब के, और इस हद के लॉयलिस्ट हैं कि उनको अवार्ड की गई सेनेट की सीट और उन्हें पंजाब से इलेक्ट कराया गया, 2 लोगों को, उनको और सलीम ज़िया साहब को। वो सिंध की असेंबली से नहीं इलेक्ट हुए वे, इसको मद्देनज़र रखा जाए। दूसरी चीज़ ये है कि निहाल हाशमी साहब एक सीनियर एडवोकेट भी हैं और उनको अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का ख़ुद भी अंदाज़ा था और होगा, और मैं ये मानने को नहीं तैयार कि इतना इंसान जिस उम्र के वो हैं और बुर्दबाज शख्सियत हैं कि उन्होंने ये एक्शन जज्बाती तौर पे किया है, नामुमकिन है। तो अब रह क्या जाता है कि ये उन्हें प्रॉम्प्ट किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कोई देना चाहते हैं कंसेशन तो वो ये है कि उनको एक हद बताई गई थी, उन्हीं ने शायद उस हद को से तजावुज़ कर गए। लेकिन ये था प्लान्ड कि टू गो आफ्टर द JIT, इससे कि वो एज अ पार्टी पॉलिसी वो JIT के पीछे पड़े हुए। पहले उन्हीं ने 2 लोगों के ऊपर लगाया, वो कंप्लेन भी की, पब्लिकली की, और उसके बाद आप ये देखिए कि जो जजेस ने उनको सिसिलियन माफिया कहा है उसके ऊपर भी बगैर स्पोक्स पर्सन के नाम के आया है कमेंट। ये कहाँ तक गवर्नमेंट का जायज़ है? तो ये एक प्लान चल रही है। और उसके बाद जब ये हुआ तो आपको पता है वो तस्वीर के सिलसिले में उन्होंने ये भी कह दिया कि कतरी शहजादा साहब जो है वो JIT के सामने नहीं पेश होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं JIT के हवाले से, और जो कुछ टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, और आज जैसे कि मरी के अंदर एक मीटिंग कैंसिल कर दी गई जिसके अंदर ये था कि फ़ैसला किया जाएगा कि नवाज शरीफ साहब को JIT के सामने पेश होना है या नहीं होना, जबकि वो पहले एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन के सामने आएंगे। सर, तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये सब इस बात की निशानी है। इसको क्रोनोलॉजी देखें इस पूरे मामले की, तो किस चीज को आप साजिश कहेंगे? यानी निहाल हाशमी साहब का बयान देना साजिश, उनके खिलाफ एक्शन होना साजिश, उनका इस्तीफा देना साजिश, या आज उनका इस्तीफा वापस ले लेना साजिश? सर ये मतलब ये आप देखें तो इसमें तो नून लीग ही इफेक्ट हुई पूरे मामले में। तो साजिश कौन सा हिस्सा है, या पूरा साजिश है? क्या है, कोई एक हिस्सा साजिश है, ये पूरा इवेंट साजिश है? कोई एक चीज आप साजिश कहना इसमें, क्या है इसमें साजिश? कहते हैं कॉमेडी ऑफ एरर्स, आपने कभी सुना है ना? सो दिस इज मोर अ कॉमेडी ऑफ एरर्स कि आप वन रॉन्ग स्टेप लीड्स टू मेनी रॉन्ग स्टेप्स। तो निहाल हाशमी साहब ओवर स्टेप करके वेंट ओवरबोर्ड, और उसके खामियाजे में पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा सिवाय वो एक्शन लेने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। फिर जब वो उन्होंने देख के बचा लिया थोड़ा बहुत, तो उसके बाद उन्होंने कहा ये तो फंस जाएगा, इसको तो जेल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा एज ए सेनेटर जो है इसको प्रोटेक्शन दिला दो। तो उन्होंने कहा अब यू गो बैक एंड टेक दैट रेजिग्नेशन बैक एंड से कि ये अंडर स्ट्रेस था। बात ये है ना कि वो अंदर जेल जाएंगे तो वो और मुसीबत की बात हो जाएगी। तो ये सारे कॉमेडी ऑफ एरर्स और ये रिएक्शन है, ये कहानी कोई पहली दफा नहीं हो रही। ये डॉन लीग्स के बाद भी हमने ये पूरा मलिक अहमद खान साहब, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स, मलिक अहमद खान साहब क्या इस पर रिस्पॉन्स है? फिर मैं पीपल्स पार्टी को और PSP को भी शामिल करूं। मलिक अहमद खान साहब कॉमेडी ऑफ एरर्स कह रहे हैं नकवी साहब कि ये आपने किया है ये, और ये बात हद से बढ़ गई और मामला फौजदारी मुकदमात तक या FIR तक बन गया, तो आपने निहाल हाशमी साहब को सेनेट पे रोक लिया, इस्तीफा वापस लेने को कह दिया। यही बात है कि मलिक अहमद खान साहब, यही हुआ है? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, निहाल हाशमी साहब की जो तकरीर है, वो तकरीर उन्होंने जो की उस पर उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना खुद नोटिस लेके ये 2 पैरेलल प्रोसीडिंग्स चली। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलवाया और उनसे उन्होंने वजाहत मांगी कि जो आपने तकरीर की है, इस तकरीर को उन्होंने सियाको सबाक में रख के पूछा उनसे कि ये
आपकी तकरीर जो है ये ऑफेंसिव है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में भी आती है और इस तकरीर के साथ एक थ्रेट का एलिमेंट भी मौजूद है। और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर, क्रिमिनल केस रजिस्टर करने को भी कहा कि इसको इनके खिलाफ केस रजिस्टर कराएं। अभी गवर्नमेंट की साइड पर अटॉर्नी जनरल ने जो एक्ट किया, बड़ा प्रॉम्प्ट एक्ट किया, और एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी थी कि निहाल हाशमी साहब के पास जो पार्टी की रुकनीत की हैसियत से, जो उनकी एक ओहदेदार की पार्टी की हैसियत से, और जो उनका रुकने सेनेट होने की हैसियत से, ये तीनों चीज़ें पार्टी ने उनसे फिल फॉर वापस ली, क्योंकि किसी सूरत भी मुस्लिम लीग नून जो है वो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है। और आप इस चीज़ को ऐसे देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुपरवाइजरी रोल जो लिया हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइजरी रोल इन्वेस्टिगेशन का अज्यूम किया है। गो कि ये सुपरवाइजरी रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो आज तक की सुप्रीम कोर्ट की नज़ायर मौजूद हैं, जितने भी प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, चाहे वो मलिक असद केस तक जो इसको पूरे लॉ को सेटल करता था, चाहे उस तक आते हुए हम देखें किसी जगह पर भी 184(3) की जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स अंडर 199 और 184(3) कभी इन्वेस्टिगेशंस का सुपरवाइजरी रोल नहीं लेती। लेकिन चले अपनी दनिस्त में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हुक्म दिया, जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, तो फिर अब जब सुपरवाइजरी रोल ले लिया। जी, स्पीकिंग ऑन निहाल हाशमी, देखिए जब स्पीकिंग ऑन निहाल हाशमी, अभी क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि आपने साजिश की है, ये इस्तीफा उसका सुपरवाइजरी रोल ऑन जीआईटी और इन्वेस्टिगेशन वो अपनी जगह। निहाल हाशमी वाले मामले पे अखुंदत चट्टान साहब पीपल्स पार्टी क्या समझती है? पीटीआई कहती है साजिश है, पीएमएलएन रिजेक्ट कर रही है, पीपल्स पार्टी क्या स्टैंड रखती है इस पर? अखुंदत चट्टान साहब आपकी नजर में। जी, अखुंदत चट्टान साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अखुंदत चट्टान साहब, नहीं जी, वहां तक आवाज नहीं जा रही। आसिया इसहाक साहिबा पाक सरजमीन पार्टी से, आपकी नजर में क्या ये कोई साजिश थी, कोई कॉन्स्पिरेसी थी, स्टेज सेट किया गया था, क्या प्लान था, सब कुछ एक सारे इवेंट्स क्रोनोलॉजी जो देखी जाए ये क्या था ये? और क्या निहाल हाशमी साहब एक सीट के चक्कर में सब कुछ कर रहे हैं? आसिफ करमानी साहब कह रहे हैं किसी सियासी जमात के आगे किसी के गोद में ले लिया उन्हें सियासी जमात ने, क्या वाकई में ऐसी है? आसिया साहब क्या हुआ ये आखिरकार? सबसे पहले तो सफवान टाइमिंग्स को अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि असल में गेम क्या हो रहा है। निहाल हाशमी ने ये जो तकरीर की थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक क्लोज्ड स्पेस है जहां वो कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। दैट क्लोज्ड स्पेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन के कारकुनान ही हो सकते हैं, वहाँ तीसरा बंदा कोई और हो नहीं सकता। उनकी तकरीर होती है 28 मई को, ये वीडियो लीक होती है 2 जून को। द पॉइंट इज दैट कि ये बाकायदा तौर पे इसको रिलीज किया गया है, इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर डाला गया है। अब ये गेम जो था, एक तो इससे दो काम लेने थे। एक तो ये कि उनको इस हद तक प्रोवोक किया गया या उनको इस तरीके से, निहाल हाशमी साहब को ज़ाहिर बात है उनके बारे में मशहूर है कि वो एक जज्बाती इंसान है, वो जज्बात से काम लेते हैं, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू अपना जो है वो पेश करते हैं। तो इनसे एक तीर से 2 शिकार हो गए। अब मैं आपसे जो बात करने के लिए जा रही हूं, ये कॉन्स्पिरेसी, ये नून लीग की 100%। ये देखें, ये मुमकिन नहीं है कि एक आदमी जो 28 मई को तकरीर कर रहा हो उसकी वीडियो फिर, और उस एक बंद, यानी कि वो प्रेमिसेस खुली हुई प्रेमिसेस नहीं है कि मैंने वीडियो बना लिया, आप सफवान ने जाकर बना लिया, किसी और ने, वो एक बंद प्रेमिसेस है और पीएमएलएन के अंदर है। वीडियो करीब खड़े होकर ऑडियो में भी कोई इशू हो रहा है इस वक्त आसिया साहब है कि मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आसिया साहब आपके ऑडियो में एक मसला हो रहा है इस पर, जिसको भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। शॉर्ट ब्रेक। अखुंदत चट्टान साहब क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी क्या स्टैंस रखती है इस पूरी सूरत हाल पर, और जीआईटी में कतरी खत और कतर के प्रिंस का ना आना उस जीआईटी के सामने वो कितनी सिग्निफिकेंस रखता है, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहेगा। बहुत ही बुरा हाल है। इन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको। 24 घंटे मुझे दिखाया गया डिस्टॉर्ट करके, उसका इस्तीफा लिया गया तो कहा गया ये साजिश है, ये ड्रामा है। अब अगर उसने इस्तीफा अपना खुद अपनी मर्जी से वापस ले लिया तो कहा जाता है ये साजिश है। पूरी पार्लियामेंट नहीं पाएगी। जो फैसला
लीडरशिप ने किया है उसके साथ खड़ी है। अब बयान देने की जरूरत नहीं है, बात खुल के सामने आ गई, बिल्ली छले से बाहर आ गई है। बिल्डिंग जो है जुडिशल एकेडमी की, उसमें अगर किसी की दस्तरस है, कोई वहाँ बगिंग डिवाइसेस लगा सकता है, कोई वहाँ कैमरों पे दस्तरस है, तो वो वजारत दाखिला है या इंटेलिजेंस ब्यूरो है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं रेहाल हाशमी साहब के बयान से मुंसलिक जो जहनों में सवालात हैं कि आखिरकार कोई साजिश थी, कोई उनकी अपनी इंडिविजुअल एक्ट थी, क्या था। पनामा के हवाले से एक सामने खबर रखते हुए, क्योंकि माल्टा के वजीर आजम का इसमें नाम आया था और माल्टा के वजीर आजम के बारे में लेटेस्ट सिचुएशन ये थी, क्योंकि जब इन्होंने इस्तीफा दिया था बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ चुका था इनके ऊपर ऑपोजिशन की तरफ से कि आपकी वाइफ का नाम पनामा में आया, एलिगेशंस उनके ऊपर हैं, तो आप मुस्ताफी होकर इलेक्शंस कॉल कर लें। 2018 में इलेक्शंस थे, लेकिन इलेक्शंस जल्दी कॉल किए गए और उन इलेक्शंस में माल्टा के वजीर आजम जिनकी वाइफ का नाम पनामा में था, जिन पर इल्जामात थे करप्शन के या एक ऑफशोर कंपनी या शेल कंपनीज ओन करने के, आया उनमें टैक्स एविजन हुई या नहीं हुई, उसकी तहकीकात मजिस्ट्रेट इंक्वायरी बाकायदा जारी थी। वो दोबारा वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं और उनकी पार्टी लेबर पार्टी वो इलेक्शंस माल्टा से जीत चुकी है। ये सिनेरियो एक सामने रखते हैं, मिसाल के तौर पर हम बात आगे बढ़ाएंगे। अखुज़ुद्दीन चटान साहब इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ हैं, मलिक अहमद खान साहब नून लीग के रहनुमा हैं, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं फ्रॉम लाहौर, और जनाब फिरदौस नकवी चीफ सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आसिया साख साहिबा पाक सजीम पार्टी की रहनुमा कराची से मौजूद है। अखुज़ुद्दीन चटान साहब आपकी तरफ सर आते हुए, आप तक आवाज़ अगर पहुँच रही है मेरी सर, ये सिनेरियो कैसे लगता है? माल्टा वजीर आजम मुस्ताफ़ी, फिर इलेक्शन जल्दी कॉल किए गए और अब वो दोबारा मुंतखब हो गए। सर, लोग इल्जामात के बावजूद लोगों ने उनको वोट भी दिया, वो इलेक्ट भी हो गए और दोबारा वजीर आजम भी बन गए। चटान साहब, इस सिनेरियो को पाकिस्तान के एग्जाम्पल में रख सकते हैं सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमने तो इनसे आसान शराइत रखे थे हुकूमत के सामने। हमने हुकूमत से मुतालबा किया था कि वज़ीर आज़म साहब मुस्तफ़ी हो जाए, वो इस्तीफ़ा दे दे ताकि एक आज़ादाना तहक़ीक़ात हो। TURs कमेटी हमने जो तमाम अपोजिशन ने कानून बनाए हैं, इसके तहत न सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म साहब का एहतसाब हो, इनके फैमिली का एहतसाब हो, बल्कि इसी कानून से जितने भी नाम है TURs कमेटी में, TURs कानून के सामने पनामा में जितने लोगों के नाम है, चाहे इसका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, इनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, जिससे भी इसका ताल्लुक़ है, इन सब का इस कानून के तहत एहतसाब हो। और हम अब भी समझते हैं कि जब तक वज़ीर आज़म और ख़ुद आप देख ले, हमारे वज़ीर आज़म को क्या मशवरा दिया था वज़ीर आज़म ने, हालांकि वो हमारे वज़ीर आज़म पे कोई करप्शन के इल्ज़ामात नहीं थे, इस पे इनसे तो ये मुतालबा था कि आप अपने सदर के मुतालिक लिखे एक बाहर के मजिस्ट्रेट को कि हमारे सदर पाकिस्तान को अपने सामने सरनगून करे। तो ये मशवरा ख़ुद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी हमारे वज़ीर आज़म को यही मशवरा दिया था कि आप इस्तीफ़ा दे दें, जब तहक़ीक़ात हो, जब आप बरी हो जाए तो आ जाए। हमने भी यही मशवरा दिया था वज़ीर आज़म को कि आप इस्तीफ़ा दे दें। हुकूमत, आप ज़ाहिरी बात है आपका अक्सरियत है असम्बली में, अपने किसी और बंदे को अपने फैमिली से बनाना चाहते हैं, अपने पार्टी से बनाना चाहते हैं, कोई दूसरा। ये तो आपने कहा था कई महीने हो गए इस बात को, अप्रैल में मामला सामने आया था। अब क्या सर, अब क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है इस मुल्क में? यानी ऐसा होना चाहिए, पहली बात तो ये, या ऐसा हो सकता है दूसरी बात ये कि ऐसा होना चाहिए कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाए या अलग हो जाए? आप ऐसा चाहती है कि पीपल्स पार्टी? क्या देखिए जी, ऐसा होना भी चाहिए और ऐसा हो भी सकता है। हमने इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े डिक्टेटरों को देखा है, ये तो बादशाह सलामत है। अगर अपोजिशन मुत्तहिद हो जाती है और मुत्तहिदा तौर पे हुकूमत पे प्रेशर डालती है तो हो सकता है। और अगर हमने भी, जो हुकूमत कह रहे थे कि अपोजिशन मुत्तहिदा नहीं हो सकते, हम मुत्तहिद हो गए, फिर हुकूमत कह रहे थे कि ये मुत्तहिदा TURs नहीं बना सकते, हमने मुत्तहिदा TURs बनाए। फिर अगर PTI में समझता हूँ कि हम जो TURs कमेटी से निकले और PTI की सरबराही में जो हमारा मीटिंग हुआ और इसमें तमाम अपोजिशन ने फैसला किया कि अगर हम एहतजाज का भी फैसला करेंगे और हम सड़कों पे भी आएंगे या असम्बली और इदारों के अंदर भी एहतजाज करेंगे, तो ये फैसला मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला होगा। अगर जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब 19 तारीख को, क्योंकि 18 तारीख को ये फैसला हुआ मुत्तहिदा अपोजिशन का, और 19 तारीख को जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैंने तो रायवंड में जाना है, मैंने तो रायवंड का गिराव करना है, मैंने तो अकेला इस चीज़ को, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहते तो आ जाए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर हम मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत पर प्रेशर डालते तो हमने डिक्टेटर देखे
डिक्टेटरों के खिलाफ जब अपोजिशन मुतहिदा हो जाती है तो इनसे अपने फैसले मनवाते हैं। अगर हम अपोजिशन मुतहिदा हो जाती और हमने जो मुतहिदा तौर पे TURs की जो बिल लाया था असम्बली में, सेनेट में, जो सेनेट से हमने पास करवाया था और कौमी असम्बली के लिए इसमें हम जदोजहद करती, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत कम अज़ कम वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देने पे या TURs के फैसला आने तक एक साइड करने पे हम उसको मजबूर कर सकते ठीक है, वो तो चले, ये तो अपोजिशन में इत्तेहाद नहीं रहा, ये हुआ नहीं ना, लेकिन ये स्पेस मिल गया। लेकिन ये हुआ नहीं। चट्टान साहब, नकवी साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा सवाल, क्योंकि आज भी नजर गोंडल साहब पीपल्स पार्टी के शामिल हुए PTI के अंदर, और इसी तरह से पीपल्स पार्टी के नूर आलम खान साहब, पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा वो आपकी जमात में आ रहे हैं। नकवी साहब, आज हम फोटो देख रहे थे मैं इमरान खान साहब की, जब उनकी वीडियो फुटेज आ रही थी तो उनके बराबर में पीपल्स पार्टी के लोग मुझे ज्यादा नजर आ रहे थे, एक्स मिनिस्टर्स। ऐसा लग रहा था कि खान साहब पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, जितने आसपास उनके लोग पीपल्स पार्टी के नजर आ रहे थे। तो नकवी साहब, आपको ये नजारा, आप तो पुराने कारकुन, शुरुआत के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, आपको ये नजारा कैसा लगता है नकवी साहब, जो पार्टी आप लेके शुरू हुए हैं, उधर सारे पीपल्स पार्टी, एक्स पीपल्स पार्टी के लोग, एक्स PMLN के लोग जमा हो गए? नकवी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर से कह के शुरू करूंगा आपके प्रोग्राम के अंदर कि बात यह है कि मैं समझता हूं कि जब लोग PTI की तरफ देखने लगा है पूरा पाकिस्तान, और उनको अब कोई नज़र नहीं आता सिवाय PTI के जो इस मुल्क के लिए तरक्की का बाइस हो, वो स्टेटस को के सियासतदानों से तंग आ चुके हैं। इससे कि ये जो करप्शन का निज़ाम इस मुल्क को घुन की तरह से चाट गया है वो वाजे हो गया। चाहे वो दुबई के अंदर महल बनाए जाएं, फ्रांस में बनाए जाएं, लंदन में बनाए जाएं, स्विट्ज़रलैंड में हार का मसला हो या लंदन के फ्लैट्स का मसला हो, ये चीज़ बड़ी वाजे है कि लोग पाकिस्तान से जो हुकूमत में रहते हैं पैसा लूट के बाहर जाके रईस होते जाते हैं। किसी के पास कोई शुगर मिल नहीं होती, उसके बाद सिंध की 3 शुगर मिल्स के अलावा सारी शुगर मिल्स एक ही मलकियत में चली जाती हैं। कोई अपनी शुगर मिलें जो है पंजाब में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और उसको भी वहाँ भी कोर्ट का सामना करना पड़ता है। तो ये तो अब जितने बाशऊर लोग हैं और हर पार्टी में बाशऊर लोग होते हैं, PTI ने अपने दरवाजे नहीं बंद किए हुए पाकिस्तान के लोगों के लिए। ना हम जो इस पार्टी के बुनियादी कारकुनान हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हम अपने आप को इतना इनसिक्योर समझते हैं कि जी हम दूसरों को नहीं आने दें। ये मुल्क हम सबका है और हम सबको इसकी तरक्की के लिए काम करने का हक है और एवरीवन इज़ वेलकम। और वो अगर PTI के असूलों पे आ रहे हैं जो कि एक प्लेटफॉर्म है गुड गवर्नेंस का, ट्रांसपेरेंसी का, एंटी करप्शन का, तो एवरीवन इज वेलकम। ठीक है, और हमें इसमें कोई मसला नहीं है। मसला नहीं है। आपने कहा बाशऊर लोग जो पार्टियों के हैं वो आ रहे हैं। चट्टान साहब, आप जो बाशऊर लोग आपकी पार्टी के सारे तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं, तो पीछे रह कौन? सारे बाशऊर तो चले जाएंगे, तो पीछे कौन है इस पर चट्टान साहब फिर पार्टी में? नकवी साहब एक सरिंदा अभी तक वो गा रही है कि सिटिस्को के लोग। आप मुझे ये बताएं कि सिटिस्को के जितने भी लोग थे वो तो आपके पास आ गए। ये लोग थे हमारे साथ हुकूमतों ने, अगर ये लोग कुछ कर सकते थे तो हमारी हुकूमतों में कर लेते। यही वज़ीर आला जो आपका चीफ मिनिस्टर है हमारा मिनिस्टर था। आप अब करप्शन की बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि KPK में 4 साल आप लोगों के हो गए। आप लोग कह रहे थे कि KPK में रिकॉर्ड करप्शन हुआ है। आप ये 4 सालों में मुझे आप बता सकते हैं कि आपने किसी MNA को, किसी MPA को, किसी सेनेटर को, किसी सेक्रेटरी को पकड़ा है, इनसे कौम का लूटा हुआ पैसा वापस किया है? क्या आप लोग तो इसलिए हम स्टेटस को के लोग कह रहे थे कि हम इक़्तिदार के लिए, हम हुकूमतों के लिए किसी को भी अपने साथ शामिल कर सकते हैं। आप PTI तो कह रहे थे कि PTI में वही लोग आएंगे जिन्होंने कभी करप्शन नहीं किया है। आप लोग तो कह रहे हैं कि PTI में शामिल होने से पहले और उसको टिकट देने के लिए हमारा एक सिस्टम है, हम इन सिस्टम से उसको गुजारते हैं और जब इसको साबित कर देते हैं कि इस बंदे ने जिंदगी में कभी कोई करप्शन नहीं किया है तो हम उसको आगे लाते हैं। तो क्या अभी आप स्टेटस-को के लोग नहीं है? आप कोई फर्क महसूस कर रहे हैं KPK की हुकूमत में, जो जहां पे आपकी हुकूमत है, संघ की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत में? चट्टान साहब, क्या फिर नजर गोंडल साहब, नूर आलम खान साहब 2010 के अंदर बेतहाशा लोग आए थे। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये करप्ट लोग हैं, ये लोग कह रहे थे कि ये करप्ट लोग हैं। निजाम में कोई ऐसा ज्यादा फर्क नहीं होगा। दूसरा ये कि KPK के अंदर कौन कौन से कावानीन आए,
विसल ब्लोअर एक्ट आया, राइट टू इंफॉर्मेशन आया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ, मुझे भाई एक बताइए, ये मुझे नहीं समझा, ये 4 कानून इस चीज की जमानत देते हैं। लेकिन नकवी साहब मुझे एक बंदा चटान साहब कहते हैं कि वो स्टेटस को आपके पास बैठ गया आके नकवी साहब माजरत के साथ जिस स्टेटस को खिलाफ खड़े हुए थे वो स्टेटस को आपके साथ आगे शामिल हो चुका है। नहीं मानने को तैयार। एक साल से आपका जो एंटी करप्शन का इदारा है, जो एंटी करप्शन का इदारा है नकवी साहब आपका केपीके में, एक साल से इसका जो डीजी है वो नहीं है केपीके में। आप मुझे कानूनी नहीं सिखाए कि ये कानून आया वो कानून आया। हमने 18वीं तरमीम किया, हमने 21वीं तरमीम किया, हमने एनएफसी अवार्ड किया। अभी तो आप हमको कह रहे थे कि कौम को क्या दिया। आपके कानून से कौम ने क्या पाया? क्या आपने कोई एक करप्ट बंदा पकड़ा है केपीके में? मुझे नाम बताओ, कौन सा बंदा आपने पकड़ा है केपीके में करप्शन में? कोई सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट, जज, जर्नल, एक का नाम ले लो, एक का नाम, जिससे कौम का पैसा आपने वापस किया है। लोगों को जो है जब दोबारा जो पैक्ट हुआ तो वो लोगों को वजीर नहीं बनाया। किसको हटाया? मतलब आप चटान साहब किसके हटाने की बात कर रहे हैं? शेरफाऊ को आपने निकाला था, नकवी साहब शेरफाऊ पार्टी को आप लोगों ने निकाल दिया कि इन्होंने करप्शन किया, दोबारा वापस आपने ले लिया। आपने शौकत यूसुफजई से मिनिस्ट्री लिया कि इन्होंने करप्शन किया, दोबारा आपने उसको ले लिया। आपने किसको एक करप्ट बंदा मुझे बताए पूरी केपीके में जो आपने अभी तक इनसे कौन का पैसा वापस किया? बात को थोड़ा सा यहाँ पे रोके मुझे, क्योंकि ये नकवी साहब जो पीटीआई केपीके की गवर्नेंस है इस पर मैं आऊंगा। चटान साहब ने बड़े रेलेवेंट सवालात उठाए, रेलेवेंट सवालात उठाए, लेकिन आसिया साहबा ये माल्टा की मिसाल दी थी, लेकिन ये जहन में रखते हुए कि वजीर आजम जिन पर इल्जामात थे वो दोबारा मुंतखब हुए, 5% ज्यादा वोट लेकर मुंतखब हुए। तो ये तो अगर आप जो कहते हैं इस्तीफा देते हैं, इलेक्शन कॉल कर लें, तो नवाज शरीफ साहब दोबारा इलेक्ट हुए पीएमएलएन और ज्यादा पावर से हो जाए, ये चांस भी तो है इस पर। आसिया साहबा जो मुतालबा पार्टीज कर रही हैं, तो ये साइड में नहीं रखते जो माल्टा की मिसाल सामने आई है? सफ़ान, मैं पहले तो अपनी बात कंप्लीट कर लूं क्योंकि मेरी बात बीच में रह गई थी। मैंने आपको कहा कि जो निहाल हाशमी का जो केस हुआ था, इससे पीएमएलएन ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। पहला शिकार तो वो जेआईटी थी जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में बनी है, जिसने कल अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। दूसरा शिकार खुद निहाल हाशमी है। ये बात मैं आज आपको बता रही हूँ, हो सकता है जो मेरी बात हो वो आइंदा आने वाले वक्त में शायद सच साबित हो जाए, और वो ये कि एक हाशमी को हटा के दूसरे हाशमी को लाने का प्रोग्राम है। और इसी वजह से वो जो वीडियो थी वो उस दूसरे ग्रुप ने जो पीएमएलएन के अंदर एक्टिव है उसने उसको आउट किया है, और एक तीर से 2 शिकार किए गए हैं। हाशमी कौन है? जावेद हाशमी साहब की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली उनको भी तो अवार्ड करना है ना। उन्होंने भी एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए थे और वहां पर उन्होंने कहा था कि मैं बागी हूं, और फिर वो जो उन्होंने जो कारनामा वहां पर अंजाम दिया तो उसका भी रिवॉर्ड अभी जावेद हाशमी साहब की आप कह रही, सेनेटर जावेद हाशमी साहब, ये जनाब मैं आपसे यही कह रही हूँ कि जावेद हाशमी साहब को जो है वो सेनेट में लाने का प्रोग्राम है। इस हाशमी को हटा के दूसरा हाशमी लाने का प्रोग्राम है। अब आपकी बात जो आपने माल्टा के हिसाब से कही, ये बात हो सकती थी, और ये बात बिल्कुल इसके ऊपर डिस्कशन और डिबेट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी हुआ और मुख्तलिफ जगहों पर भी हुआ कि वजीर आजम जो है वो इस्तीफा देकर और अर्ली इलेक्शन कॉल कर लेते। यकीन करिए सफ़ान, अगर नवाज शरीफ साहब, ये मैं पॉलिटिकल बायसनेस से हट के मैं बात बता रही हूँ, अगर जेआईटी बनने से पहले, सुप्रीम कोर्ट की ये जो बेंच है इसके बनने से पहले नवाज शरीफ साहब अगर इस्तीफा दे के और अर्ली इलेक्शन कॉल कर लेते, मैं आपको अश्योर करके बताती हूँ कि वो स्वीप करते। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जो हैं वो उनके खिलाफ फैसला तो दे चुके हैं, और 3 में से किसी एक ने भी अगर उनके खिलाफ अब फैसला दे दिया तो उनको अब इस्तीफा देना पड़ेगा। तो नाउ इट्स टू लेट फॉर पीएमएलएन। ठीक है, आई गॉट दिस पॉइंट। मैं ये जो सेनेटर जावेद हाशमी वाली बात है ना, ये मैं इसका मलिक साहब से जवाब दूंगा, लेकिन कंवर दिलशाद साहब इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी मेरे साथ हैं। कंवर दिलशाद साहब, ये इस्तीफा वो है जो हाथ से लिखकर दिया गया निहाल हाशमी साहब की तरफ से, फिर ये इस्तीफा, ये एप्लीकेशन वो है जो इस्तीफा वापस लिया गया कंवर दिलशाद साहब। तो कानूनी तौर पर किधर खड़े हैं निहाल हाशमी साहब? एक तो उन्होंने लिखकर इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने कहा कि अंडर स्ट्रेस मैंने दिया था, जो उन्होंने आज लिखकर दिया। कल रजा रब्बानी साहब फैसला सुनाएंगे। रूल्स और कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है कंवर दिलशाद साहब? असूली तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 64 के तहत निहाल हाशमी अब सेनेटर नहीं रहे। इस लिहाज से कि जो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 64 है उसमें ये लिखा हुआ है कोई भी पार्लियामेंटेरियन जो है अगर वो बाई हैंड राइटिंग में अपना इस्तीफा कौमी असम्बली के स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को पेश करता है तो असूली तौर पर उसी वक्त एक्सेप्ट हो जाता है। अब इस लिहाज से निहाल हाशमी ने बड़ी खूबसूरत हैंड राइटिंग के जरिए, मैंने भी अखबार में पढ़ा देखा है,
उन्होंने चेयरमैन सेनेट के जो भी उनका स्टाफ है उनको पेश कर दिया अपने कायद नवाज शरीफ के हुक्म के तहत। सही है। अब जब उन्होंने नवाज शरीफ के हुक्म के तहत जो जिस पार्टी के वो सेनेटर बने हैं उस पार्टी के चेयरमैन ने या सदर ने उनको कहा कि आप इस्तीफा दे दें, और साथ ही उनकी सारी रुकनीत जो है अपनी मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप की वो उन्होंने मुअत्तल कर दी, उनकी मेंबरशिप मुअत्तल कर दी। सिंध के वो सेक्रेटरी जनरल तो थे, अब वो सेनेटर नहीं रहे, मतलब कमर शाह साहब अब वो सेनेटर नहीं रहे। वो सेनेटर नहीं रहे। अब जो बाकी जो रूल बनते हैं ना जी, वो हमारे अब सेनेट ने या स्पीकर कौमी असेंबली जो रूल बनाए हैं ये तो अपने मफादात के तहत बनाए। अब पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो बाज़मीर तरीके से कोड कर सकते हैं शाह साहब, अकॉर्डिंग टू विच रूल विच लॉ, सेनेट के रूल्स की बात हो रही है, किस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लॉ को किसी कोड करके आप बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू विच स्पेसिफिक रूल ऑफ लॉ ही इज नो मोर अ सेनेटर? कवल शाह साहब, आर्टिकल 6 जो मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो आर्टिकल 64 है उसके तहत ये आप ये सेनेटर नहीं रहे कि उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा पेश ठीक है। आर्टिकल 64 के तहत आप हैव टू टेक अ ब्रेक। मुझे मलिक अहमद खान साहब का रिस्पांस लेना है। आसिया साहबा ने बोला है कि सेनेटर जावेद हाशमी साहब को लाने की तैयारी है एज निहाल हाशमी साहब के अगेंस्ट। मलिक अहमद खान साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा है, क्या मौकिफ रखते हैं इस पर? पीटीआई पीपल्स पार्टी का मौकिफ भी जानेंगे। वेरी शॉर्ट ब्रेक, बेनकाब में मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन केस यानी तहकीकात पर तहकीकात, पनामा की तहकीकात, फिर जेआईटी अब फोटो किस तरह लीक हुई इसकी तहकीकात, निहाल हाशमी साहब ने बयान क्यों दिया उसकी तहकीकात, और वो बयान उस कमेटी के बाद क्या होगा जो 5 रुकनी कायम की गई है, जो रिपोर्ट 5 दिन में देगी। तो तहकीकात पर तहकीकात चल रही है। आज 15 रोजा जो इन्वेस्टिगेशन जिसे कह लें जी अपडेट्स हैं, जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जेआईटी पेश कर चुकी है। मलिक अहमद खान साहब, आपसे पूछना चाह रहा था, अभी आसिया इसाक साहबा ने इंकशाफ किया कि ये जावेद हाशमी साहब को लाने की तैयारी है। कुछ रोज कबल आसिफ किरमानी साहब के बारे में ये अफवाह उड़ी कि उनको सेनेट में लेके आने का प्लान है और इस वजह से निहाल हाशमी साहब को हटाया गया। तो मलिक अहमद खान साहब, क्या तस्दीक या तरदीद आप इन दोनों खबरों में से किसी कर सकते हैं? देखिए, मैं जावेद हाशमी साहब के हवाले से एक अपनी राय रखता हूँ, क्योंकि वो कुछ शख्सियात जो हैं वो ओहदों से बालातर होती हैं, और जावेद हाशमी साहब के लिए एक सेनेट की सीट या उनको किसी ऐसे अरेंजमेंट में लेकर आना, जावेद हाशमी साहब एक बहुत काबिल इज़्ज़त एक सियासी कारकुन है, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सियासी जदोजहद में गुजारी है। तो मैं नहीं समझता कि उनकी ज़ात के साथ कोई ऐसी चीज़ कोई जुड़ी होगी कि वो किसी अरेंजमेंट में आ रहे होंगे। वो एक प्रोसेस के आदमी हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रखते हैं। ही कैन ऑलवेज़ कम बैक विद हिज ओन इलेक्शन कमिटमेंट्स फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूंसी, और अगर पार्टी भी उनको किसी जगह पर कोदा देना चाहेगी तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि निहाल हाशमी साहब को किसी कंट्रोवर्सी में खड़ा करके। निहाल हाशमी के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून ने एक तादीबी कार्रवाई की, और जो भी उन्होंने अपने उस इस्तीफ़ा से उन्होंने उसको किया है कि मैंने वो इस्तीफ़ा अंडर ड्यूरेस दिया है, तो उसके ऊपर भी एक इंज़बाती कमेटी कायम कर दी गई है राजा ज़फ़रुल हक साहब की क़यादत में। और दूसरा, मैं थोड़ा रिकॉर्ड ठीक कर दूँ, जैसे अभी नकवी साहब ने कहा, शायद मैं ये बात इसलिए कहना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि शुगर मिल्स के मामले में जो जहांगीर खान तरीन का रोल है स्टार्टिंग फ्रॉम 2002 से 2007 तक, तो आप देखेंगे कि उन्होंने इन 5 सालों के अंदर 12 नोटिफिकेशंस जारी करवाए एज बीइंग द मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को और अपने कारोबार को किसी मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो पे बैठ के और उसकी इन्हांसमेंट, जहाँ पर एक कॉटन ग्रोइंग एरिया था और सिर्फ 6000 टन की कैपेसिटी थी, उसको 60,000 टन तक ले जाकर अपने कारोबार को बढ़ोतरी देने की इससे बड़ी मिसाल आपको तारीख में नहीं मिलेगी। और अगर आपने अभी ये कंपैरिजन करना है कि मियां नवाज शरीफ एंड इस फैमिली, वो तो अपनी गवर्नमेंट में अपने कारोबार को नहीं बचा सके, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, जो अदालत के अंदर सियासत हुई, और अदालत के अंदर सियासत की कोई बड़ी अच्छी पीछे तारीख नहीं है, कोई रवायात बड़ी अच्छी नहीं है। बहरहाल एनीवेज, आप जो भी बात कहना चाह रहे हैं, देखें निहाल हाशमी का जो कंडक्ट था, निहाल हाशमी के खिलाफ पार्टी ने अपने तमाम वो इख्तियारात इस्तेमाल किए जो किसी भी एक फ़र्द वाहिद के खिलाफ किसी गलत एक्शन पर किए जा सकते हैं। उनकी स्पीच के कंटेंट्स के साथ पार्टी को मजमूई तौर पे एतराज़ था, हमने उनकी रुकनीत मुअत्तल की, उनको इस बात की वजाहत देनी पड़ी कि वो तकरीर उन्होंने किस हालात में और क्यों की। इवन दो के एज अ कारकुन मैं समझता था कि उनका ये एक इमोशनल आउटबर्स्ट है, लेकिन इदारों की तस्दीक किसी सूरत भी आसिफ किरमानी साहब की आपने बात नहीं की, आसिफ किरमानी साहब के बारे में आपने बताया कि आसिफ किरमानी साहब भी आसान से उनको जी सेनेटर बनने का नहीं, आई एम नॉट प्रीवी टू दैट जी। आसिफ किरमानी साहब प्राइम मिनिस्टर के
मुआवन खसूसी हैं और वो मेरा ख्याल है कि उनके साथ वो बड़ा मुतहरिक काम भी कर रहे हैं। आई एम नॉट प्रिवी टू दैट कि इसमें क्या सूरत लेकिन जावेद हाशमी साहब नहीं है, ये सेनेट की सीट वेकेंट होती है। ठीक है, जावेद हाशमी साहब का अपना एक मकाम है सियासत में। आसिया साहब के मुतालिक जी, तो आसिया साहब ये खबर बिल्कुल गलत है, यानी नून लीग आपके सामने कोट कर रहे हैं, इट इज रॉन्ग। जावेद हाशमी साहब का एक मकाम है, वो कहते हैं वो सेनेट की सीट के लिए इतना बड़ा ये नहीं होगा। मुस्तरद कर दिया उन्होंने इस बात को आपकी। आसिया साहब सफवान, इनकी तो तारीख है कि पहले चीज़ें लीक करो, लीक करने के बाद उसके ऊपर कमेटी बिठाओ, कमेटी बिठा के अपने ही बंदे फारिग करो, और फिर उसके बाद जो है वो जो मुल्क की सियासत है वो वाला काम करो। ये तो अभी हम जो बात कर रहे हैं निहाल हाशमी की वीडियो की लीक होने की या हुसैन नवाज की तस्वीर की लीक होने की, ये तो इतना बड़ा इशू नहीं था। उससे बड़ा इशू तो डॉन लीक का था, जो सिक्योरिटी इशू का था, जो नेशनल इशू था। उसके अंदर ये तो तस्वीर लीक हुई है, वहां तो पूरी ऑडियो लीक हो रही थी। ये इनका तरीक़ाकार है कि पहले डिनाई करो, पहले डिक्लाइन करो, पहले लीक, फिर उसके बाद लीक करो, लीक करने के बाद सियासत करो, सियासत करने के बाद जो है वो कोशिश करो कि मजलूम बन जाओ। फायदा किसका हुआ है? ये जो तस्वीर लीक होने से फायदा किसका हुआ आसिया साहब? ये जो हुसैन नवाज की तस्वीर लीक हुई है, किसका फायदा या किसका नुकसान हुआ इससे? इसके अंदर देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर तो जिसके पास ये कैपेसिटी है कि वो तमाम कैमरों के अंदर और तमाम सिक्योरिटी पे देखें, या तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है जिसके अंदर ये तमाम चीजें मौजूद है। मैंने कहा इसका बेनिफिशियरी कौन है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि बेनिफिशियरी कौन है इसका? ये अगर नकवी साहब आप कहना चाहिए बेनिफिशियरी कौन है? डेफिनेटली बेनिफिशियरी इज द PMLN। बेनिफिशियरी इज द PMLN। दैट्स व्हाट दे वांटेड। यही तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मजलूम बन जाए, लेकिन इनको मजलूम बनने नहीं दिया जा रहा है ना। इसीलिए तो मरी के अंदर जो आज ठीक है, मलिक साहब का रिस्पांस ऑन दिस कि आप बेनिफिशियरी हैं इसके, इस पूरी तस्वीर के मामले के, और इसलिए आप लोगों ने जान के की। अच्छा देखिए, मैं सिर्फ क्योंकि ये मैटर सब्जुडिस है, मैं इसके ऊपर कोई ऐसी स्टेटमेंट देना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मैंने आपके पहले सेगमेंट में कही, शायद उस वक्त आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही थी। देखिए, इसका सुपरवाइजरी रोल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली तमाम जुरिस्डिक्शनल नॉर्म से हट के, तमाम प्रेसिडेंट से हट के इस इन्वेस्टिगेशन का एक सुपरवाइजरी रोल सुप्रीम कोर्ट ने अज्यूम किया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये फ़र्ज़ बनता है और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर एक प्रॉम्प्ट एक्शन भी करना चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन जिसको उन्होंने इन कैमरा ऑर्डर किया, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर JIT का कंडक्ट क्या था, इस पर बड़ी ज़रूरी वजाहत होनी चाहिए कि हु हैड द कंट्रोल देयर, किसके पास ये सलाहियत है उसको निकालने की, और इसको पूरे मामले को देखिए मजलूमियत देखिए मेरी बात सुने, देखिए मजलूमियत या तज़हीक का कंप्लेन फिर वो जो नहीं, आप मेरी मुझे प्लीज अलाउ मी टू टॉक। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया बीबी। देखिए आप मेरी बात सुनिए, मुझे माफिया का है। लेकिन नकवी साहब आप पर तो मेरी बात अली जैदी साहब ने ये ट्वीट किया है, मेरी बात सुने ना। नकवी साहब, ये तो अली जैदी साहब आपकी पार्टी के जो नकवी साहब, उन पर इल्जाम है कि आपने लोगों ने ट्वीट किया पहले। ये एक नहीं, उनका पहला ट्वीट नहीं था, उनका बार-बार ट्वीट है जी, वो आ चुकी है। सफान, यू कैन लुक एट द मैंने देखा वो ट्रेल पूरा जो टाइम वो 12वें नंबर पे उन्होंने ट्वीट किया है, तीसरे या चौथे उससे पहले 11 ट्वीट्स और आ चुकी है। अगर अभी सुफियान, अगर आप मुझे जी बोले, देखिए मुझे, मैं एक थोड़ा कंपैरेटिव डिसएडवांटेज पे बैठा हूं, आई एम हैविंग अ ग्रेट डिफिकल्टी इन हियरिंग व्हाट दे आर सेइंग। देखिए, मैं तो ये बात कह रहा हूं कि इसमें जितनी पूरी कैंपेन, एक मलिशियस कैंपेन PTI ने स्टार्ट की विदाउट हैविंग एनी वेल फाउंडेड रीजन, इन्होंने पूरा एक इशू बनाकर पूरी अपनी एंटी करप्शन की कैंपेन के ऊपर अपनी सियासत की इमारत को इस्तवार किया है, अदालत में सियासत की एक नई तारीख रकम की। हम तो कहते थे कि ग्राउंड में आए, फील्ड में जाके बात करें, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे बात करें। बहरहाल एनीवेज, इसका सुपरवाइजरी रोल सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो तीनों बातें जिनकी बुनियाद पर अभी तक इस इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस के अंदर कोई कंट्रोवर्सी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मलिक साहब, टाइम अपने नाम पर पहुंचे। नकवी साहब का, चटान साहब का, आसिया साहब का प्रोग्राम फीडबैक फेसबुक, ईमेल से ट्विटर आप लिख सकते हैं हमें। देखते रहेगा अब तक। सफान खान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिएगा, कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।